हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि प्रजनन तंत्र क्या है और कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद में दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र के बारे में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र। देखेंगे कि मादा जनन तंत्र कैसे काम करता है और उसके बाद में जो मानव है यानी पुरुष है, आपका जो मनुष्य है, ये संतान उत्पत्ति कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आप इतना समझ चुके होंगे कि मनुष्य में सभी तंत्र एक जैसे काम करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सिर्फ यही आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अलग अलग होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। सभी ऑर्गन्स भी जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये भी अलग अलग होते हैं और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, किसमें? मेल और फीमेल में। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानेंगे कि कौन कौन से अंग काम आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम कई प्रकार के कई अंगों से मिलकर के बना होता है जो एक ही काम कर रहे होते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन होंगे वो क्या काम कर रहे होंगे? एक तरीके का जनन का काम कर रहे होंगे। तो ऐसे तंत्र को क्या कहेंगे? ऐसे अंगों के समूह को क्या कहेंगे? तंत्र कहेंगे। और यहाँ पर बात चल रही है जनन की या फिर कहें प्रजनन की। तो मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? जिसमें है आपका एक जोड़ी अंडाशय, यानी कि ओवरीज होंगी। कितनी होंगी? दो होंगी। दो अंडाशय पाए जाते हैं फीमेल में। अगला है एक जोड़ी वाहिनियां, जिनको कहते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। कितनी होंगी? दो होंगी। इसी तरीके से आपका गर्भाशय और योनि मार्ग, इंग्लिश में कहें यूट्रस और वेजाइना, ये क्या है? ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें जो आपका ओवरी है ये मुख्य जनन अंग है, मुख्य मादा जनन अंग है। क्या बोलेंगे? मादा जनन अंग। मुख्य मादा जनन अंग क्या है? आपका ओवरी है। जैसे कि हमने पढ़ा था मेल में मुख्य जनन अंग क्या था, तो वहां पर क्या था? टेस्टिस। क्या था वहां पर? टेस्टिस था। वृषण थे। क्या था? वृषण। ये भी कितने थे? एक जोड़ी या संख्या में दो थे। ऐसे ही फीमेल में ओवरीज होती है। जो आपका टेस्टिस था, जो कि मेल अंग था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, यहाँ पर स्पर्म बनते थे। क्या बनते थे? स्पर्म बनते थे, शुक्राणु बनते थे। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु बनते थे। और ये क्या है? शुक्राणु क्या है? तो ये एक जर्म सेल है या हम कहें लैंगिक कोशिका है। शुक्राणु ये क्या है? लैंगिक कोशिका है, लैंगिक कोशिका। ऐसे ही ओवरी में क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे? ओवम बनेंगे, जो कि क्या होंगे? ये भी जर्म सेल होगी यानी लैंगिक कोशिका होगी। तो याद रखेंगे, जब भी मनुष्य में कोशिका विभाजन होता है, यानी कि मनुष्य में कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, तो वो होता है समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन, यानी कि उसमें जो गुणसूत्र होंगे वो समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ओवा बनता है ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है, यानी इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। ऐसे ही स्पर्म में भी कितने गुणसूत्र होंगे? यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र होंगे। जबकि मनुष्य की प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, या हम कहें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। परंतु ये दो ऐसी कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र होते हैं, जो कि लैंगिक कोशिका है। और यही कोशिका जब आपस में मिलती है, यानी कि जो आपका स्पर्म और आपका ओवा, इसमें भी 23 गुणसूत्र थे और इसमें भी 23 गुणसूत्र, इनके मिलने से जो सेल बनती है, जो सेल बनती है, ये होती है डिप्लॉयड, या हम कहें इसमें होते हैं 46 गुणसूत्र। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहेंगे अगुणित कोशिका। क्या कहेंगे, अगुणित कोशिका। और इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में, निषेचन के बाद में, जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो बनता है युग्मनज, जो कि द्विगुणित कोशिका है। कैसी कोशिका है ये, द्विगुणित, डिप्लॉयड, द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, और इसको हम बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज या फिर जाइगोट। तो स्पर्म जो कि अगुणित कोशिका थी, ये मेल लैंगिक कोशिका थी, और उसके बाद में आपकी फीमेल जर्म सेल कौन सी हो जाएगी, ओवा। ये दोनों अगुणित कोशिकाएं थी, और इनके मिलने से बनता है जाइगोट, जो कि एक द्विगुणित कोशिका होती है। और यहाँ पर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं, पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, ओवरीज कि ओवरीज की संरचना क्या होती है और इसका काम क्या होता है, कैसे ओवा का निर्माण होता है, फिर उसके बाद में कैसे ओवा काम करता है। तो आपका क्या है, अंडाशय यानी कि ओवरी। यह मुख्य मादा जनन तंत्र का मुख्य मादा जनन अंग है, यहाँ पर लिखेंगे अंग है। अगला है, महिला में 2 अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो इस तरीके से होता है मादा जनन अंग। मादा जनन तंत्र जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसमें जिसमें आपको इस तरीके से ये आपको ओवरीज देखने को मिलती हैं। ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय है, और ये आपकी जो ट्यूब सी दिख रही है, ये नली, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब। और हमें क्या पढ़ना है, ओवरी। तो ये आपकी कितनी ओवरी है, 2 ओवरी हैं, जो कि कहाँ स्थित है, उदर गुहा में स्थित होती हैं। अगला है, ओवरी के अंदर ओवम बनता है। ओवम कहाँ बनेंगे, ओवरी के अंदर, यानी अंडाशय के अंदर। जैसे कि स्पर्म कहाँ बन रहे थे, टेस्टिस के अंदर बन रहे थे, ऐसे ही ओवम कहाँ बनेंगे, अंडाशय के अंदर बनेंगे। और यही जो आपका ओवरी जो है, हमने पढ़ा था ग्रंथियों में कि जो गोनैड्स यानी कि जो जनन ग्रंथियां हैं, वो कौन कौन सी थी, टेस्टिस और आपका ओवरी। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ग्रंथि है, और ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। तो जो अंडाशय है, जो ओवरी है, ये कौन सा हार्मोन स्रावित कर रहे हैं, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। 2 हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन कब से स्टार्ट हो जाते हैं, तो फीमेल में लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब से पॉवर्टी एज स्टार्ट होती है, तब से ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। और उसके बाद में यहीं से क्या बनने लगते हैं, अंडा, अंडा बनने लगते हैं, ओवा बनने लगते हैं। और यहीं से जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, कब से, पॉवर्टी एज से स्टार्ट हो जाती है। अगला है अंडवाहिनियां, फेलोपियन ट्यूब। यह अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। निषेचन की क्रिया यही होती है। एक बार देखेंगे कि किस तरीके का होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको जो ये नली दिख रही है, इन नली को कहते हैं हम फेलोपियन ट्यूब। यहीं पर ये क्या है, ये है आपकी ओवरीज। क्या है, ओवरीज। और यहीं पर ओवा बनता है,
यहाँ पर क्या बनेंगे, ओवा बनेंगे, बहुत सारे ओवा दोनों में ओवरी में बनेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, एक ओवा निकल के जाता है, एक ओवा निकल के कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। फिर इसी समय क्या होता है, फीमेल बॉडी से, जो कि हमने पढ़ा था सीमेन, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सीमेन क्या होता है, ये आपको पिछली क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो सीमेन से यहाँ से और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि वेजाइना से प्रवेश करेगा। यहाँ पर कई सारे, या हम कहें मिलियंस में, मिलियन में आपको शुक्राणु देखने को मिलेंगे। मिलियंस में क्या होंगे, शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करेंगे वेजाइना से, और कहाँ जाएंगे, वेजाइना से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए कहाँ आएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारे क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे। और इसी टाइम क्या होता है, एक स्पर्म जो सबसे पहले पहुंच जाता है वो इस अंडे को क्या करेगा, निषेचित करता है, इस अंडे को फर्टिलाइज करता है। फिर क्या होगा, ये अंडा अब क्या कहलाएगा, निषेचन के बाद युग्मनज। क्या कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, जब ये अंडा युग्मनज हो जाता है, निषेचित हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इसमें विभाजन होगा, कोशिकाओं में विभाजन होगा और इसकी कोशिकाओं में वृद्धि होगी और एक गोला आकार का संरचना बना लेगा। क्या बनाएंगे, गोलाकार संरचना बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं मोरुला। क्या बोलेंगे, मोरुला। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये मोरुला कुछ समय बाद खोखला हो जाता है। क्या बोलेंगे, खोखली स्ट्रक्चर बना लेता है और इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और ये यहाँ पर आकर के गर्भाशय में कहीं पर भी रोपित हो जाता है, गर्भाशय की दीवारों से क्या होगा, रोपित हो जाएगा यानी धंस जाएगा। फिर क्या होगा, जो गर्भाशय की पतली दीवार थी और इससे मिलकर के बनेगा एक संरचना बनेगी, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। फिर जो ब्लास्टुला था अब एम्ब्रियो में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा यानी कि भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर धीरे धीरे 3 परतें बनेंगी, जो कि हमने बताई थी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म। इन तीनों परतों से अंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे और अंग से फिर एक बच्चा बन जाता है, जो कि माँ के गर्भाशय में कितने दिनों तक, लगभग 9 मंथ तक रहता है। और जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, ये पोषण कहाँ से ले रहा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे प्लेसेंटा से पोषण प्रदान करता है। इसको हिंदी में अपरा कहते हैं। क्या कहेंगे, अपरा कहते हैं। तो इस तरीके से एक बच्चे का विकास होता है। अगर मान लिया स्पर्म ना मिले, यानी कि यहाँ तक स्पर्म कोई ना जाता है, तब क्या होता है, या हम कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे बनती है, तो ये अंडा फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है। जब ये अंडा फेलोपियन ट्यूब तक आता है, तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय क्या करता है, अपनी दीवार को मोटा कर लेता है। क्या करता है, अपनी दीवारों को मोटा बनाता है। किस लिए मोटा बनाता है, कि यहाँ पर अगर अंडे का निषेचन हुआ तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद में यहाँ पाए जाते हैं सीलिया। क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, और इन सीलिया के द्वारा इस अंडे को धकेला जाता है, जो कि आकर के गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। परंतु जब निषेचन ना हो तो क्या होता है, निषेचन ना होने पर यहाँ पर जो गर्भाशय था, गर्भाशय अपनी दीवारों को मोटा बनाता है, भारी बना लेता है। जब निषेचन ना हो तो क्या होता है, ये अंडा यहाँ पर नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर जब इस दीवार को यहाँ तक जाइगोट नहीं बनता है और नहीं पहुँचता है, तो ये दीवारें टूट टूट करके गिरने लगती हैं। किसके रूप में,
ब्लड के रूप में जो कि वेजाइना से बाहर जाती है, इसी को नाम देते हैं MC मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये प्रोसेस गर्ल्स में हर मंथ होता रहता है। आगे बढ़े, इसके बाद में हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे फैलोपियन ट्यूब। तो अगर पूछा जाए कि अंडे का निषेचन या ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तब आपका जवाब होना चाहिए अंडवाहिनी, या फिर इसे ही हम कहते हैं डिंब वाहिनी। क्या बोलेंगे? डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? डिंब वाहिनी में होती है। अगला है गर्भाशय, यूटेरस। यूट्रस क्या है? गर्भाशय क्या है? तो यह मांसपेशी अंग है। कैसा अंग है? मांसपेशी अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ भ्रूण विकसित होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। किस तरीके का था? तो ये नाशपाती के आकार का आपका क्या था? ये यूट्रस था, आपका गर्भाशय था। क्या होता है यहाँ पर? भ्रूण का विकास होता है। अगला है ग्रीवा सर्विक्स। गर्भाशय का निचला हिस्सा जो कि वेजना से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विक्स। ये है गर्भाशय, ये आपका गर्भाशय, और गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा ये वाला जो कि किससे जुड़ा हुआ है? वेजना से जुड़ा हुआ है। इसको क्या नाम देते हैं? सर्विक्स नाम देते हैं। क्या बोलेंगे? सर्विक्स, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा। और वेजना को हिंदी में योनि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? योनि। ऐसे ही यूट्रस को गर्भाशय, और आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी या फिर अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। ओवरी मतलब अंडाशय, ओवरी मतलब अंडाशय। अगला है वेजना, वेजाइना। यह मासिक धर्म के रक्तस्राव, शिशु जन्म तथा शुक्राणु को मार्ग प्रदान करती है। कहने का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वहाँ का जो रक्तस्राव है वेजना से होकर ही बाहर आता है, शिशु का जन्म वेजना से ही बाहर आता है, और स्पर्म के जाने का जो मार्ग है ये भी कहाँ से होते हुए जाता है? वेजना से ही शुरू होता है। अगला है प्रजनन की अवस्थाएं, कि प्रजनन की अवस्थाओं को नाम क्या देंगे? जनन की अवस्थाएं जो हैं, किन किन स्टेज पर आपका जो जनन है ये पूरा होता है। पहली है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? तो इसमें गैमेट बनते हैं, ये हम बता चुके हैं। मेल गैमेट कौन सा होगा? मेल गैमेट, मेल गैमेट तो ये होगा आपका स्पर्म बनेगा। और ऐसे ही फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट कौन सा बनेगा? फीमेल गैमेट जो कि आपका ओवम, ओवम बनता है। तो इनके बनने की क्रिया कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक का निर्माण। क्या? युग्मनज अलग है और युग्मक अलग है, याद रखेंगे। युग्मनज कब बनता है? जब एक स्पर्म और एक ओवा मिलता है, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर के जब निषेचित होते हैं यानी फर्टिलाइज होते हैं, तब एक युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। जबकि युग्मक क्या है? ये लैंगिक कोशिकाएं हैं। क्या है ये? लैंगिक कोशिकाएं हैं। तो इसके जनन को क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस। ऐसे है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए टेस्टिस में, वृषण में। क्योंकि स्पर्म कहाँ बनते हैं? वृषण में ही बनते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर स्पर्म बनते हैं, उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन कहेंगे। अगला है ऐसे ही अंड जनन, oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis। ओवरी में ओवा का बनना, ओवा या फिर ओवम का बनना, अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? oogenesis। अंडाणु का बनना क्या कहलाता है? oogenesis। तो oogenesis की प्रक्रिया कहाँ होगी? ओवरीज में यानी अंडाशय में।
और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होगी? ये होगी टेस्टिस में। अगला है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है? तो अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म और ओवा आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट युग्मनज। युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो है ये कैसी कोशिका है? युग्मनज कैसी कोशिका है? तो द्विगुणित कोशिका है, क्योंकि इसमें अब 46 गुणसूत्र पूरे हो चुके हैं। अगला है, आगे है रोपण गर्भधारण। कितनी अवस्थाएं हैं? तो पहली कौन सी थी आपकी? युग्मक जनन, जिसमें कौन कौन से युग्मक बने हैं? तो इसमें स्पर्म और ओवा बने हैं। स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा बनने की ओजेनेसिस। दूसरी कौन सी थी? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा जब आपका ये बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, कहाँ बनेगा? फेलोपियन ट्यूब में। अब तीसरी अवस्था है रोपण की, या हम कहें गर्भधारण की। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। जाइगोट का गर्भाशय की दीवार से लगना। जो आपका यहाँ पर जाइगोट बना था, ये कहाँ आ जाएगा? गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा। तब इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन, रोपण या गर्भधारण। कहने का मतलब वहां पर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अगली अवस्था कौन सी थी? नंबर 3, गर्भधारण, रोपण या फिर इम्प्लांटेशन। गर्भधारण मनुष्य में 9 माह का होता है। कितने महीने का? 9 महीने का। अब इसी तरीके से अन्य जीवों में गर्भधारण देख लेते हैं, कितने टाइम तक वो उनका जो है गर्भधारण काल चलता है। जैसे कि खरगोश का हो गया 28 से 30 दिन। कितने? खरगोश में 28 से 30 दिन का आपका जो है गर्भकाल होता है। कुत्ते में 63 दिन का, सुगर में 114 दिन, बंदर या मनुष्य में बराबर का होता है। कितने दिन का? 280 दिन, यानी कि 9 मंथ। अगला है जैसे कि घोड़े में 330 दिन, हाथी में 6 से 25। सबसे लंबा गर्भधारण यानी गर्भकाल किसका होता है? तो हाथी का। और सबसे छोटा याद रखेंगे चुचुंदर, जिसका 7 दिन का ही सिर्फ गर्भकाल होता है। बाकी गाय आपका कितने? गाय बंदर मनुष्य का लगभग 9 महीने का ही होता है। बकरी का 151 दिन। इस तरीके से जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था यहाँ पर समाप्त होता है। याद रखेंगे एक बार, जो एक नाम सुना होगा आपने, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, तो इसमें क्या होता है? गर्भ को रोकने के लिए ट्यूबेक्टोमी में जो आपकी ये फेलोपियन ट्यूब है, इनको काट दिया जाता है, ताकि क्या हो? यहाँ पर कोई स्पर्म ना आ सके, अंडा निषेचित ना हो पाए, बच्चा जो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है वो ना बने। तो इनको फेलोपियन ट्यूब को काट कर और इनके सिरों को बांध दिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है अलग अलग सिरों को, इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ऐसे ही वैसेक्टोमी, जो शुक्रवाहिकाएं थी जो शुक्राणुओं को आगे लेकर के जा रही थी शुक्राशय तक, उनको भी काट कर बांध दिया जाता है। इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। उसमें भी ताकि स्पर्म ना बने, या फिर स्पर्म बनेंगे तो लेकिन स्पर्म आगे ना पहुंचे, इसलिए क्या किया जाता है? शुक्रवाहिनियों को काट कर बांध दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। इस तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।